अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आने वाले चंद लेक्चर्स में हम आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल सिक्स्थ लेसन द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल को डिस्कस करेंगे। एक बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ और एक मर्तबा मैं फिर बताऊँगा कि जब आप लिटरेचर के थ्रू लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इन द फर्स्ट प्लेस लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का टूल होती है, यानी लैंग्वेज को आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, इसका मतलब ये है कि कोई आपसे इंग्लिश बोले तो आपको इंग्लिश की समझ आए। अगर आपके पास लिखा हुआ कोई टेक्स्ट हो तो आपको उस टेक्स्ट की समझ आए। अगर आपको इंग्लिश बोलना पड़े तो आप इंग्लिश बोल सकें इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़। और अगर आपको इंग्लिश लिखना पड़े तो आप इंग्लिश लिख सकें। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब आप किसी लैंग्वेज को एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी करते हैं या किसी लैंग्वेज को इस तरह से एक्वायर करते हैं कि आप उसे अपनी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट, वो ये है कि आप इंग्लिश को अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी सीखते हैं। यानी इंग्लिश लर्निंग के आपके एकेडमिक पर्पसेस होते हैं। वो एकेडमिक पर्पसेस क्या हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स आप हायर स्टडीज़ में पढ़ रहे होंगे या जिन स्किल्स को भी आप हायर स्टडीज़ में सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो इंग्लिश में होंगी। और अगर आप इंग्लिश वर्ड्स से, इंग्लिश सेंटेंसेस से, इंग्लिश क्लॉजेस से, फ्रेजेस से, स्ट्रक्चर से, ग्रामर से फेमिलियर हैं तो उन सब्जेक्ट्स को सीखना या उन स्किल्स को सीखना या उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना आपके लिए आसान होगा। तो इस चीज़ को जहन में रख के आप अपनी टेक्स्ट बुक को अप्रोच किया करें कि आपने ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने ऊपर बताए हैं इनको आपने अचीव करना है बाय द एंड यू कंप्लीट योर इंटरमीडिएट। लेकिन चैप्टर 1 से ही आप इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल हेडिंग किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बताती है, तो आपको इस बात पे गौर करना चाहिए, इस बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हेडिंग आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट द टॉपिक। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेसन को हम देखते हैं। और ये आपके सामने इस चैप्टर का द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल का फर्स्ट पैराग्राफ है, बिगिनिंग पैराग्राफ। और ये बिगिनिंग पैराग्राफ्स मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखना ये है कि राइटर किस तरह से किसी टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं एंड देन किस तरह से वो अपने आर्ग्यूमेंट को एडवांस करते हैं। तो ये पैराग्राफ एक आइडियल पैराग्राफ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने आप में कैपेबिलिटी डेवलप करें टू राइट अ पैराग्राफ हैविंग एट लीस्ट 6 sentences, हैविंग एट लीस्ट 6 to 5 sentences। तो इस पैराग्राफ में आपके सामने जस्ट 3 sentences हैं। देखिए, राइटर ने पहले पैराग्राफ में अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया, दूसरे पैराग्राफ में उसने जो टॉपिक है उसके बारे में, जो उसका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको बताया कि उसका वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है। एंड थर्ड में उसने इस पैराग्राफ के आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट किया है। देखें पहले, इट वाज माय लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर।
अब एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है लेकिन रिलेटिवली स्मॉलर सेंटेंस है व्हेन वी कंपेयर दिस सेंटेंस विद द सेकंड सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ कि इट वाज माय लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। ये दैट क्लॉज की वजह से कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब ये आउट ऑफ ऑर्डर जनरली हम मशीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे लीवर के लिए यूज़ हो रहा है। लीवर, लीवर क्या होता है? आपका जिगर। हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर, खराब होना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई न्यू इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग पेटेंट liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order। अब इस सेंटेंस को देखें, एक तो ये रेपिटेशन को आपने नोट करना है। आई न्यू इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। इस रेपिटेशन को आपने नोट करना है कि ये रेपिटेशन से क्या पर्पज हासिल किया है राइटर ने। एंड देन ये बिकॉज क्लॉज है, because subordinate, because I had just been reading patent liver pill circular। अब ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो किसी भी मेडिसिन के साथ आती है और जिसमें उसको राइट्स दिए जाते हैं वो मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा उस सर्कुलर पे उस इश्तिहार तरह का जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर वो सारे के सारे बीमारियां लिखी होती हैं जिनको वो क्योर करती है, उनके सिम्टम्स लिखे होते हैं, डोज कितनी लेनी होती है, ये इस किस्म की चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। तो अब राइटर को पता कैसे चला कि उसका लीवर, उसका जिगर ख़राब था, तो उसने वो एक इश्तिहार पढ़ा था, इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स बाय विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। अब देखो कितनी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं, ठीक है। अब ये बिकॉज वाली ऑफ कोर्स ये भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इससे पहले दैट वाली सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। एंड इट वाज माय लीवर, अगेन ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। आई न्यू की सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। एंड देन इन विच वर डिटेल्ड, अब ये किस तरह से एक प्रोनाउन और प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है इन विच, जिसमें का मतलब देने के लिए। वर्ड डिटेल्ड, अब डिटेल्ड वर्ड, डिटेल अमूमन एज अ नाउन यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे नाउन एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे डिटेल को एज अ वर्ब यूज़ किया। और वर्ड डिटेल्ड ओके क्यों लिखा है? ऑफ कोर्स पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट की। द वेरियस सिम्टम्स बाय विच, अगेन प्रपोजिशन एंड प्रोनाउन का कम्बिनेशन, और पिछली क्लॉज के साथ इसको, बाय विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब ये व्हेन वाली फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो राइटर ने इस सेंटेंस को लेंथी किया बाय इंसर्टिंग और बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस टुगेदर। लास्ट सेंटेंस जिसमें उसने कंक्लूड किया, वेरी स्मॉल सेंटेंस, आइडियल किस्म की सिचुएशन बनती, आई हैड देम ऑल, ठीक है। वो सारे के सारे सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होता है? अलामात, उसको लगा कि मुझ में मौजूद थी। अब ये इस किस्म का सेंटेंस मैं कहता हूँ कि एक आइडियल सेंटेंस है। अगर स्टूडेंट्स जस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे ये एबिलिटी डेवलप कर लें कि उन्होंने 3 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखना है, और फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने क्या करना है? एक पॉइंट देना है, और सेकेंड सेंटेंस में उन्होंने एविडेंस देना है उस पॉइंट के को प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो जो कुछ सोचते हैं या जो कुछ उनकी ओपिनियन है या जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचे हैं उसकी वजह क्या है। और थर्ड में जो है वो आप अपने उस पैराग्राफ तक के आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करते हैं। तो ये बेहतरीन पैराग्राफ आपके सामने नज़र आता है। हम अगला पैराग्राफ देखते हैं, वो भी छोटा पैराग्राफ है, हम पूरा पैराग्राफ देख लेंगे क्योंकि छोटे पैराग्राफ्स में पूरे पैराग्राफ को देखना बड़ा आसान हो जाता है। बहरहाल जहाँ तक इस पैराग्राफ का ताल्लुक है, राइटर ने जस्ट 3 सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। पहला कम्प्लेक्स सेंटेंस है बट रिलेटिवली स्मॉलर सेंटेंस है एज कम्पेयर टू द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें काफ़ी सारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आ रही हैं, ठीक है। और जिस सेंटेंस के साथ उसने अपने इस आर्गुमेंट को कंक्लूड किया है वो एक सिंपल सेंटेंस है। तो इस किस्म की चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, और आप जो है वो डिस्कस करें इस किस्म की चीज़ें जब भी आप कोई लेसन डिस्कस कर रहे हो। अपने लेसन के
टेक्स्ट को बड़ा क्लोजली देखें और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। देखिए मुख्तलिफ थीरीज आती हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स की बात की जाती है कि आपने किस तरह से कोई भी सब्जेक्ट है उस पर महारत हासिल कैसे करनी है, ठीक है। अब एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जब आप लिटरेचर के ज़रिए लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो जो भी टॉपिक है उसको रीड करना है। रीड करने के बाद ऑफ कोर्स आपने उसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद अंडरस्टैंड करना है, नॉट स्टडी, स्टडी रीड द सेम थिंग। आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। जब आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आपने उस पर एनालिसिस शुरू करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स किस तरह से होती है, वोकैबुलरी वगैरह आप देखते हैं, आपको वर्ड्स के मीनिंग का पता चल जाता है, तो आपको उसकी कंप्रीहेंशन हो जाती है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो जब आपने उसको समझ लिया, आपने उसको एनालाइज करना है, ठीक है। आपने देखना है कि ये किस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ग्रामर किस किस्म की है, डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स अगर यूज़ हुए हैं तो वो पंक्चुएशन मार्क्स क्यों यूज़ हुए हैं, एंड देन ऑफ कोर्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, आई प्रोनाउन कैपिटल, इस किस्म की चीज़ें आप जब देख रहे हैं तो आप इसे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आ जाती है, आपने उसको एवेल्यूएट करना है कि वो बात जो राइटर कर रहा है वो कहाँ पे स्टैंड करती है एज विद रिस्पेक्ट टू इट्स अथॉरिटी, कि वो अथॉरिटी के लिहाज से कहाँ पे स्टैंड करती है। एंड देन आपने फिर ये जो कुछ आपने सीखा, अगली स्टेज आ जाती है, आपने इनको अप्लाई करना है, और अप्लाई करके आपने इसी किस्म की लैंग्वेज क्रिएट करनी है, ठीक है। वो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको चेक किया जाता है कि आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसके अलावा ऐसे वगैरह लिखने के लिए कहा जाता है, ऑफ कोर्स आपसे ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जाता है। इन द सेकेंड ईयर आपको पेपर पैटर्न का पता होगा कि किस तरह से 15 मार्क्स का आपका ऐसे है। उस ऐसे में भी ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ से बहुत अच्छी तरह सीख के जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन है, अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे जब उर्दू के पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता। फिर 10 मार्क्स के आपके ईडियम्स होते हैं, ठीक है। वो ईडियम भी इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते इफ़ यू बिकम फेमिलियर विद सेंटेंसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स के डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे फ्रेजेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस से आप फेमिलियर हो जाते हैं तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाना भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता। एंड देन सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑफ कोर्स शॉर्ट क्वेश्चन में होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में 40 मार्क्स आपका पेपर तकरीबन मेजर पार्ट ऑफ द पेपर उसमें आता है। और जब आप ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाते हैं पेपर के, वहाँ पे किस तरह से है कि 10 मार्क्स के तो आपको सिनोनिम्स आते हैं। आप फिर आपने क्या करना है कि आप जो भी वर्ड आपके सामने आए, अगर आपको उस वर्ड के मीनिंग नहीं आते तो उसके वर्ड के मीनिंग आपने याद करने हैं। एंड देन ऑफ कोर्स 5 मार्क्स प्रपोजिशंस हैं, और वो प्रपोजिशंस करने का भी बेहतरीन मेथड ये है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है, ये नहीं हो सकता कि आप प्रपोजिशंस को रॉन्ग यूज़ करेंगे, आप उनको गलत तौर पर यूज़ करेंगे। एंड फाइनली करेक्शन रह जाती है, 5 मार्क्स की करेक्शन जो आपके पेपर में आती है, तो वो भी जनरली यहीं से कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। अब ये दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हम लिख सकते, पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। पूरे नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखें किस तरह से पास्ट टेंस के बाद किस तरह से व्हेन ही पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस, जहाँ पे देखेंगे आप पास्ट फॉर्म आपको लगी हुई नज़र आएगी। तो ये आपका टोटल पेपर है। और अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक को इस तरह से अप्रोच किया जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस तरह से अप्रोच करें, आपको कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके कोई मार्क्स मिस होंगे। और इसके अलावा एक लाइफ लॉन्ग स्किल भी आप एक्वायर कर लेंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल है। हम अगला पैराग्राफ देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पैराग्राफ को देखें स्टूडेंट्स, 2 sentences, just 2 sentences. It means that you can use less than 3 sentences in a paragraph. और आपके कुछ पैराग्राफ
इफ़ यू आर राइटिंग ऑन अ टॉपिक, वो एक सेंटेंस पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। बहरहाल इस दो सेंटेंसेस के पैराग्राफ को देखें कि राइटर ने इस पैराग्राफ को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ठीक है जी। पहली क्लॉज है इसमें, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड देन आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन, ठीक है। अब ये आगे दैट एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज देयर इन डेल्ट विद इन इट्स मोस्ट वायलेंट फॉर्म। यानी एक कंपाउंड सेंटेंस के साथ एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लगा दी। तो इस किस्म के सेंटेंस को हम अपनी आसानी के लिए कंप्लेक्स सेंटेंसेस में रखते हैं। कुछ लोग इस किस्म के सेंटेंसेस को कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंसेस भी बोलते हैं, लेकिन यू डू नॉट नीड टू गो इन ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस। आप सेंटेंसेस की जस्ट 3 कैटेगरीज बनाएं और उन 3 कैटेगरीज में सेंटेंसेस को प्लेस करें। अब आप इसकी पहली क्लॉज जो है जहाँ सेंटेंस इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पता है रिमार्केबल, बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट अब विदाउट बीइंग इम्पेल्ड। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि द राइटर इज लाफिंग द वे पेटेंट मेडिसिन आर प्रेजेंटेड टू द पीपल, कि किस तरह से ये लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट उनके साथ आती है वो लोगों को किस तरह से दी जाती है, और उसमें किस तरह से सिम्टम्स को मेंशन किया जाता है, और उन सिम्टम्स को पढ़ने के बाद लोगों को लगने लगता है कि उनमें वो बीमारी मौजूद है। इम्पेल्ड, फोर्स्ड, लेड है टू द कंक्लूजन, यानी मैं इस नतीजे पे जब भी कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ता हूँ राइटर एक्चुअली क्या कह रहा है कि वो इस नतीजे पे पहुँचता है कि उसमें वो बीमारी है और वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में है। I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form। अब इस क्लॉज को भी ये दैट क्लॉज को अगर आप देखते हैं और इसको थोड़ी लेंथी क्लॉज है, आप अगर इसकी रेलिवेंट फ्रेजेस में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे इनटू इट्स मोस्ट वायलेंट फॉर्म एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। वायलेंट क्या होता है? खतरनाक, डेंजरस, ठीक है। तो आपको सेंटेंस को समझने में ज़्यादा आसानी रहती है, आप सेंटेंस को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इस पूरे के पूरे सेंटेंस को एक ही चंक में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप इसको इसके कंपोनेंट पार्ट्स में ब्रेक करें। सबसे पहले क्या करें, क्लॉजेज में ब्रेक कर लें। क्लॉजेज के बाद अगर इवन देन कोई क्लॉज आपको डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है तो आप उस क्लॉज को देखें कि आप कहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस में इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट, अब ये एक नाउन फ्रेज है, आप इसको अलग से इसके मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे तो फिर एडजस्ट करेंगे, हो जाएगी। विदाउट बीइंग इम्पेल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज है टू द कंक्लूजन, ठीक है, फिर आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें ज़रा, द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? तशखीस। सीम्स इन एवरी केस टू करस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस दैट आई हैव एवर फेल्ट। अगेन एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। दैट क्लॉज इसमें आ रही है, दैट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पे, और ये किस किस्म की क्लॉज है आपने कमेंट्स में मेंशन करना है। एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। अच्छा, करस्पॉन्ड का क्या मतलब होता है? आपको मेरा ख्याल आता होगा मुताबिक होना। एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड। सेंसेशंस, फीलिंग्स के जो भी तशखीस हमेशा वही होती है जो मेरी सेंसेशन, यानी राइटर जो कुछ फील करता था उसके मुताबिक जो कुछ उस पेटेंट सर्कुलर में लिखा होता था, पेटेंट मेडिसिन सर्कुलर में जो सिम्टम्स लिखे होते थे, राइटर को लगता था पढ़ने के बाद कि वो सारे के सारे सिम्टम्स उसमें मौजूद हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी मच स्ट्रेंज। बहरहाल राइटर जो है वो इस सारी सिचुएशन को ह्यूमरसली हाईलाइट कर रहा है कि किस तरह से मेडिसिन बेची जाती हैं और किस तरह से
मेडिसन्स को ये राइट मिलते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट लेके कोई ख़ास मेडिसन बना सकें। बहरहाल 2 सेंटेंसेस का पैराग्राफ, उससे ऊपर वाला 3 सेंटेंसेस का पैराग्राफ, ये बड़ी अच्छी एक टेक्निक होती है इफ़ यू कैन राइट इन दिस वे। और ऑफ कोर्स इस किस्म की राइटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं इसी तरह से। द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल। थर्ड पैराग्राफ देखें इस लेसन का। अगेन अगर आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं, देयर आर ओनली 3 सेंटेंसेस इन दिस पैराग्राफ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं इन 3 सेंटेंसेस में। अब आप आसानी से समझ सकते हैं राइटर ने क्या किया है। ही हैज़ रिटन रिलेटिवली लेंथी सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस को लेंथी कैसे बनाते हैं राइटर्स, अभी तक आपको इन सब बातों का पता चल चुका होगा कि आप एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस डालें, और जब एक से ज़्यादा क्लॉजेस आप डालते हैं तो आप एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा आइडियाज़ दे देते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं अगर आप, आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट ऑफ which I had a touch. Hay fever, I fancy it was. अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट, आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट, अब यहाँ तक एक क्लॉज है। हाँ? और आई रिमेंबर गोइंग टू, अब इस देख सकते हैं सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन इन द बिगिनिंग कितनी इजी है, वोकैबुलरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लाइट थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है, स्लाइट हल्की सी है, माइनर। एलिमेंट डिजीज के लिए एक और वर्ड है, ऑफ विच आई हैड अ टच, आई फीवर, हे फीवर, आई फैंसी इट वॉज। हाँ, अब इन सारी क्लॉजेस को देखें राइटर ने किस तरह से इस सेंटेंस में एडजस्ट किया है। नेक्स्ट देखें, I got down the book and read all I came to read, and then in an unthinking moment I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. अब इस सेंटेंस को भी अगर आप देखते हैं, राइटर ने काफ़ी ज़्यादा क्लॉजेस डाली हैं इस सेंटेंस में, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। I got down the book and read all I came to read. And then in an unthinking moment, अब ये in an unthinking moment prepositional phrase किस तरह से राइटर ने इसको लिंक करने के लिए यूज किया, और आप कैसे यूज करेंगे इस चीज को आपने देखना है। I idly turned, idly सुस्ती से, turned leaves पेजेस के लिए यूज हुआ है, and began to indolently again idly सिनोनिम है उसका। स्टडी डिजीजेस जनरली, क्या किया, वो ब्रिटिश म्यूजियम गया था, और गया क्यों था, ट्रीटमेंट पढ़ने के लिए। अब अपनी बीमारी की ट्रीटमेंट पढ़ना, इट शोज व्हाट बेंट ऑफ माइंड यू हैव गॉट, कि आपका जहन किस किस्म का है। ठीक है जी, बहरहाल ये एक ह्यूमरस सिचुएशन है। राइटर is talking about all these things in a humorous way, but there are people who have a very freak mind, and whenever they study about some disease, they study the symptoms of some disease, they start feeling that they have got those symptoms. और दूसरी तरफ ये भी होता है, जनरली उन सिम्टम्स, इतने माइनर किस्म के सिम्टम्स बताए जाते हैं बीमारियों के, वो तकरीबन सब लोगों में मौजूद होते हैं। तो राइटर यहाँ पे इस सारी सिचुएशन को एक ह्यूमरस वे में पेश कर रहे हैं।
ठीक है, उसे लगा कि उसे कोई हे फीवर नाम की बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ने के लिए वो ब्रिटिश म्यूजियम चला गया। एंड देन आप देख सकते हैं कि आप अगर सेंटेंस को छोटी क्लॉजेज में ब्रेक कर लेते हैं, आपके आई गॉट डाउन द बुक, समझ मुश्किल नहीं है, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप सेंटेंस को यहाँ इस तरह से क्लॉजेज में, फ्रेजेस में ब्रेक करते हैं। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट आई आइडली टर्न, आइडली आई डोंट थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर यू। Turn the leaves. Leaves can be an unfamiliar word for intermediate students. लेकिन आप समझ सकते हैं कि इट मीन्स पेजेस। जब बुक्स की बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग को रिकॉग्नाइज करना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। एंड देन बिगेन टू इंडोलेंटली, इंडोलेंटली अगेन कैन बी अ न्यू वर्ड बट सिनोनिम ऑफ आइडली, ठीक है। वंस मोर, इफ यू आर स्टडिंग अ वर्ड in its context, if you can understand the context of the word, you can very easily understand the meaning of that word, हाँ। यहाँ पे guess कर सकते हैं आप, indolently means idly, study diseases generally। okay, next sentence देखें, I forgot विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर। अब यहाँ डिजीज के लिए डिस्टेम्पर का वर्ड यूज हुआ है। अब देख सकते हैं आप, डिजीज, देन एलमेंट एंड देन डिस्टेम्पर। और इन वर्ड्स को अगर आप इनकी हिस्ट्री में देखें तो डिजीज वेरी मॉडर्न वर्ड है, एलमेंट थोड़ा सा पुराना, परहैप्स इट कम्स फ्रॉम 16th सेंचुरी, और डिस्टेम्पर उससे भी पुराना जो है वो वर्ड है, बिकॉज वेरी लॉन्ग अगो इन द पास लोगों को टेम्पर की बुनियाद पे डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता था और फिर उन लोगों को उसी किस्म की बीमारियां होती थी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें जरा, सम फियरफुल, हाँ, आई फॉरगॉट विच वॉज द फर्स्ट डिजीज आई प्लंज्ड इनटू। अब ये प्लंज्ड का वर्ड ये भी पिछले चैप्टर में भी आप देख के आए हैं, तो क्या होता है, जंप इनटू, हाँ, प्लंज, छलांग लगाना। अब वो रीड वर्ड पढ़ सकता था, रीड वर्ड यूज कर सकता था, स्टडीड यूज कर सकता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने प्लंज। सम फियरफुल डेवस्टेटिंग स्कॉर्च। अब ये स्कॉर्च अगेन डिजीज, लेकिन बड़ा पावरफुल वर्ड है। डेवस्टेटिंग, तबाह करने वाला, ठीक है, ये तबाह करने वाली यहाँ पे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ, इसका यूज पहले भी मैं बता चुका हूँ। I know, and before I had glanced half down the list of premonitory, huh? Premonitory symptoms, it was born in upon me। अब ये it was born in upon me बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है टू डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि वो जब उसने इस बीमारी के बारे में पढ़ा, उसके परिमिनोटोरी सिम्टम्स, हाँ, तो ये क्या होता है, इब्तदाई अलामात, वार्निंग की अलामात, ठीक है। तो ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, है वार्निंग। तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप देखते हैं तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा। और नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन 2 or 3 क्लॉजेज पर सेंटेंस, अगर आप एक सेंटेंस में 2 या 3 से ज़्यादा क्लॉजेज यूज़ करना शुरू कर दें तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में बढ़ा सकते हैं, अपने पैराग्राफ में बढ़ा सकते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है कि आपने ऑफ कोर्स व्हेन यू आर राइटिंग आपको कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स भी देने पड़ते हैं व्हेन यू आर राइटिंग फॉर एकेडमिक पर्पसेस। लाइक आप एक ऐसे लिख रहे हैं अपनी इंटरमीडिएट अपना पेपर सॉल्व करने के लिए, तो उस ऐसे में आपको जो है वो 350 to 450 यहाँ पे कुछ वर्ड्स की तादाद यहाँ तक लेके जाने पड़ती है।
अब सपोज आप इस तरह से करते हैं कि आप पूरे टॉपिक को डिफरेंट पैराग्राफ्स में ब्रेक करते हैं। ऑफ कोर्स एक तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, एक जो है वो कंक्लूजन होगा। एंड देन अगर आप जो है वो 7 से 8 पैराग्राफ बॉडी में लिखते हैं और 7 से 8 पॉइंट सोचते हैं कि आप ये चीज़ें इसमें कवर करेंगे, और हर पैराग्राफ में आप अगर 50 के करीब वर्ड जो है वो लेके आते हैं, 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, कोई 50 वर्ड से कम हो सकता है, कोई 50 वर्ड से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप 50 वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एंड देन आप 8 पैराग्राफ्स लिखते हैं तो आपका 400 वर्ड्स का एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, टेक्निकली अपने आप को तैयार करना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है देख रहे होंगे कि इसके अगले पैराग्राफ्स को, उन पे हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम वोकेबलरी पे भी बात करेंगे, उनकी ग्रामर पे और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे इसी तरह से बात करेंगे। बहरहाल एक चीज़ जो मैंने रिपीट करनी है वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक में दिए गए टॉपिक्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है। और जब आप उन अंडरस्टैंडिंग में ऑफ कोर्स वोकेबलरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में अच्छी हो गई तो आपने एनालिसिस करना है उनका कि किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, किस तरह से डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हुए हैं टू कम्युनिकेट व्हाट द राइटर वांट्स टू कम्युनिकेट। एंड ये सब कुछ करने के बाद आपने उसे थोड़ा सा हायर लेवल पे देखना है, मीनिंग के लेवल पे एवेल्युएट करना है उसको कि क्या राइटर ने सब कुछ एप्रोप्रिएट यूज़ किया है, किस तरह से है, वो डिफ़िकल्ट है, इजी है, या उसमें उसकी टोन वगैरह भी आप देख सकते हैं। देन यॉनर देख सकते हैं, जैसे ये ह्यूमर यूज़ हो रहा है, एंड ऐसे पर्सनल ऐसे की एक फॉर्म है। एंड फाइनली आप अप्लाई करते हैं जो कुछ आपने यहाँ सीखा होता है, एंड देन यू क्रिएट। और जहाँ तक इन लेसन्स का ताल्लुक है, इन लेसन्स में आपने क्या क्रिएट करना होता है, आप से शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं। एट द एंड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके आंसर, या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए उस लेसन पे बेस करके, तो यहाँ पे आपकी क्रिएशन आती है। और क्रिएशन में आपने क्या करना है, इसी तरह से जिस तरह से राइटर्स पैराग्राफ लिखते हैं, 3 to 5 सेंटेंसेस के पैराग्राफ, 3 to 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इन ऑर्डर टू आंसर the question given to you in your question paper in your examination। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और 3 to 5 सेंटेंसेस जब आप लिख रहे हैं तो आपने मिक्स करना है डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर आपको लगने लगता है कि यू हैव बिकम अ मास्टर राइटर एंड you can write as many words as people write in 3 to 5 sentences in a single sentence, you can go with one sentence। हाँ, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। इससे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप सीख लें कि आपने सिंपल सेंटेंस लिखा है तो एक कंपाउंड सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस या एक कम्प्लेक्स सेंटेंस लिख के अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो अपने एग्जामिनर को एक आइडिया देना है कि आप में ये स्किल मौजूद है, आप लैंग्वेज को हैंडल कर सकते हैं, यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर अगली चीज़ आ जाती है कि आपने वोकेबलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग वोकेबलरी आप नहीं समझ सकते इंग्लिश में कुछ लिखा हो। और ये इतने कुछ ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं। लॉन्गमैन, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन, उनके मुताबिक ये है कि अगर 3000 वर्ड्स स्टूडेंट्स को या किसी भी बंदे को, इंग्लिश के यूज़र को, इंग्लिश के 3000 वर्ड्स वो उनका पता है, वो उनके साथ फेमिलियर है, वो उनको यूज़ कर सकता है, तो वो इंग्लिश में 86% या मोर, इससे ज़्यादा काम चला सकता है, उसे अचीव कर सकता है। Nevertheless, in the next lesson we will be talking about these things again. Allah Hafiz.